स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ Power off. लिनक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब थोड़ा कंटिन्यू रहना सब लोग। तो 1964 में जब अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं था, तो 1964 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और 1969 में वो प्रोजेक्ट विड्रॉ भी कर लिया। उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है ऐसा बनाना, और 1971 में, आई थिंक 1971 में दो नए ये हमारी साइड से हो गया है क्या कि आपकी साइड से है कोई प्रॉब्लम? तो 1971 में दो लोग थे, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। और उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी भी कर दिया और उसको उन्होंने बोला यूनिक्स। ठीक है, तो पहला अगर बोलेंगे कि एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया गया था वो यूनिक्स आया, और वो ये ऐसा लिख देता हूँ मैं कि 1975 में वो रेडी हो गया था। 1971 में उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 1975 में हो गया। और फाइनली आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सुनते हो यूनिक्स, वो इसी को फाइनलाइज करके बनाया गया। ठीक है, अब ये जो यूनिक्स था ये पेड था, यूनिक्स ओएस वाज पेड। ठीक है, ये पेड था, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे कि IBM, इसका पहले नाम था IBM AIX, सन सोलारिस, ठीक है, मैक ओएस भी था उस समय। इन्होंने अपने क्या किया, इस पेड वर्जन्स को यूज कर करके अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना दिए। क्योंकि ये पेड था तो नॉर्मल लोग तो इसको नहीं यूज कर सकते, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स और बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसको यूज कर पा रही थी।
क्रिएटेड नहीं बोल सकते, डेवलप्ड। ठीक है, तो मार्केट में यूनिक्स ओएस को यूज करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप कर लिए, और वो लोग हार्डवेयर भी बेच रहे हैं और वो लोग सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका और हार्डवेयर भी उन्हीं का। और ये काफी दिनों तक चलता रहा। अराउंड 1981, इन 1981 माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, MS DOS। ठीक है, और ये CLI बेस्ड था। CLI बेस्ड मतलब इसका UI नहीं है, आपको जो कुछ भी करना हो आप इस ब्लैक स्क्रीन के थ्रू ही कर सकते हैं, मतलब वो ब्लैक स्क्रीन से ही चलता था, और ये फ्री था। मतलब उन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया वो फ्री किया। फिर 1985 में इन्होंने अपना MS विंडोज निकाला, जो कि GUI बेस्ड था, मतलब जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, UI बेस्ड, फोल्डर इधर उधर जाना सब कुछ अपन UI के थ्रू करते हैं, बट ये पेड था, और पेड के साथ ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी एक तरह से समझ लो होड़ सी चल रही थी। ठीक है, तो जैसे अगर सन सोलारिस है, ये हार्डवेयर बेचती है, तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सन सोलारिस का एक बार ये सेटअप ले आए तो उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्हीं के हार्डवेयर। अगर आप मैक पे चले गए तो आपको मैक का ही OS और मैक का ही हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि वो उस हार्डवेयर पे ही कॉम्पेटिबल था। अगर आपने IBM AIX का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लिया, तब आपको हार्डवेयर भी सारे क्या करने पड़ेंगे, लाइफ टाइम IBM के खरीदने पड़ेंगे, जब तक आप इन्हीं का वो यूज करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये सारा कुछ ऐसा मान लेते हैं, दिस टेक्नोलॉजी was very expensive and far away from middle class people। बहुत महंगी थी, सिर्फ हाई क्लास के लोग इसको यूज कर पा रहे थे, नॉर्मल लोग तो ये यूज ही नहीं कर पा रहे थे कि लैपटॉप भी कुछ होता है या कंप्यूटर भी कोई चीज होता है। तो 1981 में 1980s में 1980s में क्या नाम था उसका, रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, 1980s में एक पर्सन था रिचर्ड स्टॉलमैन, इसने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, और ये रिवोल्यूशन का नाम था GNU रिवोल्यूशन, यानी कि GNU's नॉट यूनिक्स। और ये रिवोल्यूशन क्या था कि एक कम्युनिटी टाइप की लोग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, कम्युनिटी टाइप की क्रिएट हो गई थी, और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग अब फ्री में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, फ्री के सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे। सॉफ्टवेयर कैसे कि जैसे कि एडिटर्स हो गए, शेल हो गया आपका जो आप यूज़ करते हो, बैश वगैरह वो हो गए, और आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली उन्होंने बोला कि हम फ्री में कोशिश करेंगे बनाने की। बट उन्होंने
सॉफ्टवेयर्स काफ़ी बना लिए थे फ्री में, बट ओएस नहीं बना पा रहे थे ऐसा जो वो वर्क कर सके। तो 1991 में ही एक स्टूडेंट था, उसका नाम था, ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड्स। इसने डेवलप्ड अ कर्नल कॉल्ड लिनक्स। इसने एक कर्नल डिजाइन कर दिया लाइनस टॉरवाल्ड ने 1991 में, और लाइनक्स कर्नल was compatible with all types of हार्डवेयर। यानी कि ये एक ऐसा हार्डवेयर था, एक ऐसा कर्नल था जो किसी भी टाइप के हार्डवेयर से कंपैटिबल था। यानी कि अब अगर हम सन सोलारिस से हार्डवेयर खरीदें या फिर एचपी से हार्डवेयर खरीदें या आईबीएम के हार्डवेयर खरीदें, ये वाला वर्क कर जाता था, ठीक है। और इसने भी ये वाला रिवॉल्यूशन ज्वाइन कर लिया और लाइनक्स कर्नल को ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स एंड फ्री, दोनों में क्या फर्क है? फ्री मीन्स आप फ्री यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स मतलब उसका पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है, यू कैन यूज, यू कैन मॉडिफाई, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब ओपन सोर्स में कोई चीज आती है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाती है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है वो भी हम थोड़ी देर से देखेंगे। अभी मेन ये था कि उस समय सारी चीजें पेड चल रही थी और उसको किसी ना किसी तरह से काउंटर करना था, तो काउंटर करने के लिए कर्नल डिजाइन कर दिया लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। गिट भी इसी ने किया है। गिट जो डेवलप हुआ है ना, हम लोग गिट यूज कर रहे थे अभी, वो भी इसी ने डिजाइन किया है। तो इसका बेनिफिट क्या था कि दिस कर्नल वाज compatible with all type of hardware। ठीक है, थ्योरी इतनी। अब देखो कोई बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या होता है, तो आप कर्नल लो प्लस उसमें सॉफ्टवेयर्स यूज कर लो। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका शेल हो गया, ठीक है, लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, किसी डिवाइस से उसको लिंक नहीं दिख रही है क्या? ग्रुप में लिंक दिख रही है ना सबको? हाँ सर। तो कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई एक शेल, कुछ लाइब्रेरीज, डिवाइस के लिए ड्राइवर्स, जो भी हार्डवेयर होते हैं उनके ड्राइवर्स, और बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि मीडिया प्लेयर और बाकी की चीज़ें, तो वो सब जब हम मिला देते हैं तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो यूनिक्स वर्सेस अगर लिनक्स की बात किया जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यूनिक्स वाज पेड एंड लिनक्स वाज फ्री, ओपन सोर्स। और देखो जब कोई चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप उसको यूज कर सकते हो और आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करके कुछ नया बना सकते हो। तो लिनक्स कर्नल को यूज करके मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और यही हमको देखने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हमारा उबंटू, उसके बाद से आपका है सेंटोस, शूशे, मिंट,
कली लिनक्स, फिडोरा, अमेजोन का खुद का लिनक्स भी है। और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है? और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम? सफारी भी है ना एक, क्या? सफारी। सफारी ब्राउजर आई थिंक, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है क्या? ब्राउजर है सर। मतलब आप ब्राउजर जितने है भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे ना, सारे के सारे या तो वो यूनिक्स बेस्ड होंगे या लिनक्स बेस्ड होंगे। तो दो ही कैटेगरी है ब्रॉड, एक है आपका लिनक्स बेस्ड और दूसरा है आपका वो यूनिक्स बेस्ड। और विंडोज ने अपना खुद का एक सिस्टम डिजाइन कर लिया, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि विंडोज भी एक कैटेगरी है। तो ये तीन कैटेगरी आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर कोई बोलेगा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो यूनिक्स बेस्ड आपका मैक ओएस है, जो आप मैक यूज करते हो वो यूनिक्स बेस्ड है। ये पेड है शुरू से, इसको कभी भी फ्री नहीं किया गया था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने इसको खरीदा और उसमें चेंजेस कर करके अपने खुद के बना लिए। ठीक है, उसके बाद से आपका फ्री BSD करके है, एक ओपन BSD करके है, सोलारिस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूनिक बेस्ड है। बाकी विंडोज बेस्ड कौन कौन से हैं, तो विंडोज के जितने भी हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है विंडोज का? 11। ठीक है, उससे पहले विंडोज 10 था, विंडोज 8, विंडोज 12 भी तो आ गया। अच्छा, 8.1 अब बीटा मोड में आ गया है। उसके बाद से विंडोज 7, तो ये सब इनके विंडोज के अपने खुद के वो हैं। उससे पहले विंडोज सर्वर साइड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजर बेस्ड है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से डिजाइन किए जाते हैं, एक यूजर बेस्ड, एक सर्वर बेस्ड। तो हम लोग अभी और डिटेल में देखते हैं उसको। ठीक है, और भी नीचे 2016, 12, 8 ऐसे करके है। तो ये तो हो गई उसकी एक कुछ थ्योरी। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है यूनिक्स और लिनक्स का, वो ये है कि यूनिक्स वॉज पेड एंड यूनिक्स वॉज स्पेसिफिक टू हार्डवेयर। अगर आप IBM का हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो आपको यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप यही यूज करना पड़ेगा हमेशा। आपने सन सोलारिस का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जो कि यूनिक्स से ही बना है, तो अब आपको सन सोलारिस के ही हार्डवेयर यूज करने पड़ेंगे। जबकि लिनक्स कर्नल ऐसा था कि वो कंपेटिबल था किसी भी टाइप के हार्डवेयर के लिए। और सेकंड चीज, ओपन सोर्स और फ्री था, तो जब भी ऐसी कोई चीज मिलती है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। हार्डवेयर किस टाइप के, मतलब? रैम, CPU, ये सब, ओके। स्टोरेज। जैसे रैम है तो अगर आपने सन सोलारिस का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप रैम भी उन्हीं से खरीदनी पड़ेगी, CPU भी उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं से कंपेटिबल रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो एक तरह की मनमानी हो गई ना, कि आपने हार्डवेयर भी आपका और OS भी आपका, और पेड एक्सपेंसिव इतना था कि मिडिल क्लास लोग तो उसको यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ, रिवोल्यूशन में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स वगैरह डिजाइन किए जा रहे थे, बट वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहे थे। जो GNU रिवोल्यूशन शुरू किया था रिचर्ड स्टॉलमैन ने, तो इनमें भी रिवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि आसान था ये भी। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर्स तो काफी बना दिए थे, बट कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहे थे जो रिलायबल हो, अच्छे से वर्क कर सके। तो 1991 में एक स्टूडेंट था लाइनस टोरवर्ल्ड, जिसने एक कर्नल डिजाइन कर दिया, और ये इस कर्नल का नाम था लाइनक्स कर्नल। ठीक है, और इस कर्नल को उसने ओपन सोर्स था। GNU का देखो, जो GNU से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो तो फ्री में ही डिजाइन करेगा, तो उसने फ्री में डिजाइन करके और कम्युनिटी के लोगों को दे दिया। कम्युनिटी के लोगों ने इसको यूज कर करके इसको इतना डेवलप कर दिया कि इससे फिर इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। ठीक है, और आप लोग एक AWS अकाउंट बना लीजिएगा ताकि लिनक्स का हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो लिनक्स की 6 सर्विसेज और एज्योर की अपन 8 से 10 सर्विसेज कवर कर लेंगे। तो दोनों क्लाउड में तुम्हारा
थोड़ा थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो AWS का अकाउंट बिल्कुल साइन अप करना है, AWS लॉगिन करके साइन अप करके सर्च करोगे, इसमें EC2 एक सेक्शन होगा, यहाँ ऊपर सर्च करना है EC2 तो वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम सर्वर्स क्या है, एक ऐसी मशीन जो वर्चुअली कहीं और पर है और हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप लॉन्च करोगे, देखो यहाँ पे कितनी वाइड रेंज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, रेड हैट, विंडोज, उबंटू, मैक ओएस, अमेजॉन लिनक्स, ठीक है। मैक ओएस आ रहा है तो इसका मतलब यूनिक्स भी होगा इसमें ना? हाँ, ये यूनिक्स के कर्नल को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बना है मैक ओएस। लिनक्स किससे बना है? लिनक्स के कर्नल को यूज करके। AWS में रेड हैट दोनों ये भी लिनक्स का ही है, रेड हैट तो रह गया। AWS में हम दोनों यूज कर सकते हैं क्या, लिनक्स और यूनिक्स? सब सब ये तो अच्छा। ये तो क्लाउड प्रोवाइडर है, इनका काम है आपको सर्वर देना, आप जो बोलोगे वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे। कुछ फ्री में होंगे, कुछ पेड होंगे, तो वो उबंटू, सूसे, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहे हैं देखो, क्योंकि इनका काम है सर्वर देना, आप जो बोलोगे वो दे देंगे। डेबियन, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ कि इनमें भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी, मतलब होते हैं ना छोटी छोटी कम्युनिटी, आपस में इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने अपनी कंपनी डाल दी। जैसे रेड हैट ने अपनी खुद की एक कंपनी डाल दी और उसने ऐसे बोला कि हम 2 टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, एक आपको फ्री देंगे, एक हम आपका इंटरप्राइज वर्जन देंगे जिसमें आपको हमारा कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिलेगा, आपको अपडेट्स फ्रीक्वेंट मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी और अच्छी मिलेगी। तो फिर इन्हीं में से कोई कंपनी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत बिजनेस के लिए चली गई, तो बिजनेस में भी फिर वो डिवाइड हो गया। तो जो 2 बाद में सबसे बड़े ग्रुप आए हैं वो आए हैं उबंटू और फेडोरा, ठीक है। तो जैसे सेंटोस चला गया फेडोरा के अंडर में, उबंटू ये अमेजॉन चला गया फेडोरा के अंदर में, ऐसे करके फिर ग्रुप बन गए। लेकिन हैं सारे फ्री में भी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी फ्री अवेलेबल नहीं है, फ्री भी है और इंटरप्राइज वर्जन्स भी हैं। इंटरप्राइज वर्जन्स यानी पेड वाले। क्लियर है ये? तो ये बोलेगा कि हाउ कैन वी डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। टू डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड 2 थिंग्स, वन इज कर्नल प्लस अदर इज रेस्ट सॉफ्टवेयर, जो भी हमको चाहिए। अगर स्मार्टफोन्स की भी बात करेंगे, स्मार्टफोन्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स एंड फ्री। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? उसका कोड अवेलेबल है, कोड अवेलेबल है तो कोई भी उसको यूज कर सकता है ना। तो ये कौन डिजाइन किसने किया है एंड्रॉइड को? गूगल ने डिजाइन किया, ठीक है। गूगल ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है स्मार्टफोन्स के लिए और ओपन सोर्स है। तो वीवो कंपनी, जैसे आपने सुना होगा, तो वीवो कंपनी ने क्या किया, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया और अपना खुद का, ये एंड्रॉइड को यूज किया और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया, वन टच ओएस, ठीक है। वन प्लस ने इस एंड्रॉइड को यूज किया और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। क्या बनाया है? ऑक्सीजन है शायद उसका, ठीक है। सैमसंग ने अपना खुद का बना दिया। तो जो भी चीज़ फ्री होती है ना, आप उसको यूज कर सकते हो क्योंकि उसका कोड अवेलेबल होता है। सैमसंग का है आई थिंक कलर ओएस है शायद वो, कलर ओएस है। शायद शायद। MI का क्या है? MI UI। तो सब लोगों ने क्या किया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया, तो फ्री में मिल गया उनको, बस कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज किया, कलर चेंज किया, आइकन चेंज किए, 1-2 सॉफ्टवेयर अपने डाले, कर्नल मेन होता है ना, तो एंड्रॉइड मिल गया उनको। VROS है, VROS, कलर ओएस नहीं है। क्या है? कलर ओएस उसका होगा फिर वीवो का, WEAR, वो ऑपरेटिंग। WEAR, वियर। वियर, वियर तो वो है ना, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। वन UI है, वन UI बस। तो ये कैसे डिजाइन हुए? इन्होंने डिजाइन नहीं किया, इन्होंने, गूगल ने जो डिजाइन करके दिया है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ओपन सोर्स है, फ्री है, इन्होंने यूज किया, उसको में कस्टमाइज किए, कलर चेंज किए, 2-4 नए सॉफ्टवेयर डाले,
सॉफ्टवेयर तो को ऐड करना इज नॉट बिग डील, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कर्नल, और वही लाइनस ने हमको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस वे में बोल रहे हो। जैसे कि मैं पहला बोल सकता हूँ कि यूजर बेस्ड ओएस, कि यूजर जो यूज करते हैं वो। सेकंड, सर्वर बेस्ड, जो सर्वर में यूज किया जाएगा, हम अपने सर्वर्स वगैरह जो डिजाइन करते हैं वो। कोई और बोलेगा कि और कितने टाइप के हो सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि एक की CLI बेस्ड, यानी वो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन के टर्मिनल से चलेगा। सेकंड आपका GUI बेस्ड, जो प्रॉपर आपका ये विंडोज है, तो उबंटू वगैरह जो आप यूज करते हो उनके UI बेस्ड भी है और CLI बेस्ड भी है। ठीक है, और हार्डवेयर जो हम बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर कंपैटिबल होना चाहिए, तो हार्डवेयर में हम लोग बात कर रहे हैं रैम, CPU, हार्ड डिस्क, या अभी के लिए बोल सकते हो SSD। ठीक है, these hardwares can only understand the binary language। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 वाली, सिर्फ यही लैंग्वेज पे ये वर्क कर सकते हैं हार्डवेयर। तो हमें बीच में एक क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। वी नीड अ ट्रांसलेटर। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको तो इंग्लिश आती है, हमको थोड़ी ना बाइनरी लैंग्वेज इतनी फास्ट आती है कि हम बाइनरी में ही सीधा आउटपुट दे सके, इनपुट दे सके। तो हम वी नीड अ ट्रांसलेटर और इंटरफेस, वी नीड अ ट्रांसलेटर और इंटरफेस so that we can interact with हार्डवेयर। हम हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो हमें बीच में एक इंटरफेस, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, और ये ट्रांसलेटर ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि OS की डेफिनेशन बताओ, तो OS इज अ इंटरफेस और ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स बोला तो ज़्यादा सही। ठीक है, वी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट तो हमें हार्डवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि हम हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, वाई लाइनस डेवलप्ड अ लाइनक्स कर्नल व्हेन देयर वाज यूनिक्स कर्नल ऑलरेडी। जब वहाँ पर यूनिक्स ऑलरेडी था मार्केट में, तो उसने क्यों डेवलप किया? तो अब रीजन तो बताइए, थ्योरी पढ़ ली। तो पहला कि यूनिक्स बेस्ड OS वर कंपैटिबल विथ स्पेसिफिक हार्डवेयर ऑनली। ठीक है, सेकंड, यूनिक्स बेस्ड OS जैसे कि सन सोलारिस वगैरह वर पेड एंड हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक Linus developed a open source kernel। क्लियर है? और देखो
टाइप्स की बात करें तो अलग अलग हो सकते हैं कि जैसे CLI बेस्ड, UI बेस्ड, या फिर यूज़र बेस्ड या सर्वर बेस्ड। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप अगर वैसे बात करें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूज़र, यानी आप उसको एक टाइम पे एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। सेकंड हो गया आपका सिंगल यूज़र बट मल्टीटास्क। और थर्ड आपका हो गया मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, सिंगल यूज़र का मतलब एक टाइम पर एक ही यूज़र यूज़ कर पाएगा और एक टाइम पर आप एक ही काम कर सकते हो, एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो। यानी अगर बोलूँ कि ओनली वन कमांड और वन टास्क एट अ टाइम, ये हो गया आपका सिंगल टास्किंग। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, जैसे एग्जांपल में कोई बोलेगा कि इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका एग्जांपल है MS DOS। MS का जो सबसे पहले आया था माइक्रोसॉफ्ट का DOS। सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, इसका एग्जांपल अगर बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं हम विंडोज। हम लोग विंडोज में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है। अब जैसे मैं ये विंडो यूज कर रहा हूँ, तो अब कोई और कैसे यूज कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है, और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, जैसे कि वी कैन यूज गूगल क्रोम, ठीक है, VLC, नोटपैड, सब एक साथ वर्क कर सकते हैं। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, ये है हमारा लिनक्स और यूनिक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे आर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। मतलब एक साथ आप 2 या 3 लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब विंडोज ने भी निकाल दिया है, लेकिन वो अभी भी मैक्सिमम 3 यूजर्स है, 3 यूजर से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग AWS का एक अकाउंट बना लेना, और जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर रीजन दिखाएगा कि आप किस रीजन में क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो जो रीजन्स हाईलाइट हो रहे हैं आप वहीं पे बना सकते हो, यहाँ नहीं बना सकते। जैसे मैं एग्जांपल मुंबई रीजन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सर्वर बना के रेडी करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है EC2, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंस रनिंग 0 है अभी, मतलब कोई भी सर्वर नहीं बने हुए हैं। आप लॉन्च पे जाकर लॉन्च करो, जो भी आप अपनी मशीन का नाम रखना चाहते हो, जैसे मैंने रख दिया टेस्ट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, तो हम लोग लिनक्स सीख रहे हैं, तो अब लिनक्स में आप अमेजोन ले सकते हो, उबंटू ले सकते हो, रेड हैट ले सकते हो, शूशे वगैरह ले सकते हो, बट अभी आप लेना उबंटू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, देन यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट करना है, और ये आपको टाइप क्या रखना है, देखो T2 माइक्रो ही लेना। T2 माइक्रो का क्यों है, क्योंकि ये फ्री में है, अदरवाइज आपका बिल आएगा। और 1 GB रैम 1 CPU हमको फ्री देगा। तो आपको यहाँ उबंटू सेलेक्ट करना है, इधर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। और इंस्टेंस टाइप बाय डिफॉल्ट भी वो T2 माइक्रो ही सेट होगा, तो आप इसको चेंज वेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्री टेयर एलिजिबल, तो T2 माइक्रो ले लेना। देन आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक की पेयर, जैसे मैंने अभी के लिए रख दिया टेस्ट नाम से ही। जैसे जरूरी नहीं है टेस्ट नाम रखो, मैं जैसे लिनक्स रख दिया, और .pem फाइल क्रिएट कर लेना। ठीक है, देखो ये डाउनलोड हो गई। उसके बाद आपको इधर कुछ नहीं करना है, सीधा लॉन्च कर देना है। लॉन्च करोगे तो ये कुछ सेकंड लेगा, 10-12 सेकंड्स। आपको वापस से EC2 के होम पेज पर आना है। इस बार EC2 रनिंग 0 है ना, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अभी वो क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, देखो ये क्रिएट हो गई, रनिंग स्टेट में है, यानी कि मशीन बन रही है। चेक्स आपके अभी इनिशियलाइज हो रहे हैं, मशीन बन गई है, मतलब आपका एक सर्वर रेडी हो गया। तो आप लोग सब लोग AWS का एक अकाउंट बना लेना, 1 साल तक
फ्री रहता है, वो कुछ सर्विसेज ही है जिसका चार्ज लगता है, वो लोग माफ़ कर देते हैं, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। अब आता है कि लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है। और ये आपका एक तरह से 3 स्टार क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। एक्सप्लेन द लिनक्स आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क करते चलता हूँ। तो लिनक्स का आर्किटेक्चर किस हिसाब से है उसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से जल्दी से बैक। तो देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो सबसे पहले आपका कर्नल होगा, और कर्नल को बात किससे करनी है? हार्डवेयर से ना। तो हमें फाइनली यूज तो हार्डवेयर करनी है, ठीक है। अब हार्डवेयर से डायरेक्ट हम बात कर नहीं सकते, कौन बात कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ही आर्किटेक्चर को हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर होती है, और यही है आपका कर्नल। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल वो मेन चीज है जिससे कि आप बात कर पाते हो। इसको बोला भी जाता है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द हार्ट। जब कर्नल से भी आप डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, कर्नल से कौन बात करेगा? तो कर्नल से बात करेगा शेल, ठीक है। शेल इंटरप्रेटर है, वो बात करेगा। और शेल से कौन बात करेगा? शेल भी अपने आप नहीं चलता, शेल से बात करते हैं हम लोग, यानी कि कोई यूजर या फिर यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कोई सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से ये डायग्राम वर्क करता है। अगर इसको डिटेल में बोलें तो हार्डवेयर यानी कि सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब जैसे मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, बट मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। यूटिलिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर, यूजर यानी आप जो यूजर हो, यूटिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कोई चलाते हो, सॉफ्टवेयर चल कैसे जाता है? सॉफ्टवेयर सेल को एक कमांड देता है कि मुझे रैम और सीपीयू एलोकेट करो, मुझे रन होना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये खोला VS कोड एडिटर, तो ये ओपन कैसे हुआ? क्योंकि इसको रैम सीपीयू एलोकेट हुआ है, तभी तो ये ओपन हो रहा है, बिना उसके कैसे होगा? तो सॉफ्टवेयर जितने भी यूज हो रहे हैं वो यूटिलिटी कहलाते हैं, या यूजर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेट बैश खोला, तो ये एक सेल खुल गया। अब इस डायग्राम को देखो, ये शेल हो गया। सेल अपने आप कुछ काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये भी एक शेल है, बट ये अपने आप वर्क नहीं कर सकता। तो इससे वर्क कराने के लिए या तो यूजर चाहिए, या फिर ये सॉफ्टवेयर इंटरनली इसको कोई कमांड दे। तो मैं यूजर हूँ, और देखो मैं जैसे इससे बोलता हूँ कि एक फोल्डर बनाओ, तो फोल्डर बनाने की कमांड होती है mkdir, ठीक है। कौन सा फोल्डर बनाना है? मैंने कहा टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना दो, ठीक है। देखो ये बन गया टेस्ट नाम से फोल्डर। तो मैंने इनपुट दिया सेल को, सेल ने इनपुट दिया कर्नल को, कर्नल ने बोला ओके टू क्रिएट दिस फोल्डर यू विल नीड अ प्रोसेस नीड्स रैम और सीपीयू, एंड यू विल नीड अ स्टोरेज टू क्रिएट दिस फोल्डर, है ना। क्योंकि ये फोल्डर स्टोरेज में बना है, हार्ड डिस्क में बना है, बट फोल्डर बनाने के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट हुई है, और प्रोसेस को चाहिए रैम और सीपीयू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं यूजर हूं, मैं शेल से बोल रहा हूं कि डू दिस। जैसे मैंने बोला डिलीट कर दो टेस्ट फोल्डर, RMD है यार, फोल्डर है ना, ठीक है। तो ये फोल्डर डिलीट हो गया। मैंने बोला फोल्डर बना दो, किस नाम से? test1 नाम से। तो मैं कर्नल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं शेल से इंटरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और शेल क्या कर रहा है? कर्नल को कमांड भेज रहा है कि ये काम करना है, और इस काम को करने के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट होगी,
प्रोसेस नीड्स रैम और सीपीयू और दिस टेस्ट फोल्डर नीड्स हार्ड डिस्क स्पेस। तो ये चीज कौन देगा? ये चीज देगा कर्नल। तो अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं कि कैसे वर्क कर रहा है। एग्जांपल, क्रिएट अ फोल्डर। आप जैसे ये फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, देखो फोल्डर क्रिएट करने का एक और तरीका है, या राइट क्लिक करके न्यू करके फोल्डर। तो ये एक यूटिलिटी यूज कर रहा हूं मैं एक सॉफ्टवेयर या एक यूआई तरीके से यूज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो एक फोल्डर बन गया। तो आप फोल्डर बनाते हो, फोल्डर बनाने के लिए आपको इस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो। यूजर या तो कमांड दे रहा है, यूजर या तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू प्रोवाइड अ कमांड और नीड टू ओपन अ सॉफ्टवेयर। कोई एक सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो यही है। अब मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ये चीज क्रिएट करने के लिए, वो यूज कर रहा हूँ इंग्लिश, है ना। मैंने लिखा MKDIR, मैंने तो इंग्लिश में लिखा, बट कंप्यूटर को इंग्लिश आती नहीं है। कंप्यूटर को तो वी नीड टू प्रोवाइड ए कमांड और वी नीड टू ओपन ए सॉफ्टवेयर। तो टू प्रोवाइड अ इनपुट ऑफ कमांड वी नीड अ शेल। हमें एक शेल चाहिए होगा जिस पर हम ये कमांड देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड दिया, तो ये ब्लैक स्क्रीन एक शेल ही तो है। मैं अगर यहाँ पर हूँ और यहाँ पर भी अगर मैं लिखता हूँ MKDIR टेस्ट, तो देखो टेस्ट फोल्डर बन गया होगा इंटेल के अंदर। तो ये भी एक शेल है। तो आप शेल में इनपुट देते हो। शेल आफ्टर टेकिंग इनपुट, शेल को जो हमने इनपुट दिया, सेंड्स दिस टू कर्नल। वो कहां भेजेगा? कर्नल को। कर्नल हार्डवेयर से बात करता है। अब हार्डवेयर समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज, तो कर्नल क्या करेगा? जो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने भेजी है उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। कर्नल विल कन्वर्ट दिस कमांड या फिर हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ? बाइनरी। और हाई लेवल लैंग्वेज मेरी यहाँ पर क्या है? इंग्लिश है। बट आप बोलोगे उसे कि एक बैश है, बैश स्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फाइनल और फिफ्थ में क्या होगा? दिस इंस्ट्रक्शन, हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? एक फोल्डर बनाओ। दिस इंस्ट्रक्शन इज देन पास्ड टू हार्डवेयर। ठीक है। सिक्स स्टेप क्या होगा? ए प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड टू क्रिएट द फोल्डर विच विल रिक्वायर रैम और सीपीयू। उसे रैम और सीपीयू की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस चलने के लिए रैम और सीपीयू चाहिए, और रैम और सीपीयू दिलवाएगा कौन? कर्नल। क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो हार्डवेयर नहीं समझता, कर्नल ही वो ट्रांसलेटर है। लेकिन सिर्फ कर्नल भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें एक कंप्लीट पैकेज चाहिए हमारी यूजर फ्रेंडली होने के लिए, ताकि हम यूजर के अगर पर्सपेक्टिव से सोचें तो अच्छे से वर्क कर पाए। उसके बाद हार्ड डिस्क विल बी एलोकेटेड फॉर फोल्डर। फोल्डर बनेगा कहाँ? हार्ड डिस्क में ही। तो एक हार्ड डिस्क का पार्ट, हार्ड डिस्क पोर्शन बोल देता हूँ, विल बी एलोकेटेड फॉर फोल्डर। उसके बाद फाइनली क्या होगा? इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आपने किया वो वर्क कर जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे अब इसी को एग्जांपल बोले कि मुझे ये VS कोड ओपन करना है, ये ओपन करना है, तो ये ओपन कैसे हुआ? आपने एक यूटिलिटी यूज किया, आपने सॉफ्टवेयर यूज किया, सॉफ्टवेयर यानी कि VLC, VS कोड, क्रोम, ठीक है, नोटपैड, ये सब आपके वो हो गए। आपने ये चीज यूज किया, तो बैकएंड में क्या हुआ? ये इसने एक इंस्ट्रक्शन भेजा ओपन करने के लिए। किसको? शेल को।
शेल ने किसको भेजा, कर्नल को। कर्नल ने बोला ओके आपको वीएलसी ओपन करना है, वीएलसी ओपन करने के लिए एक प्रोसेस इनिशियलाइज होगी और प्रोसेस विल रिक्वायर द रैम और सीपीयू। तो मैं हार्डवेयर से बोलता हूँ, वो आपको रैम और सीपीयू दे देगा। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको जगह वो बोलेगा कि सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेस चलाना, तो वो प्रोसेस को चालू कर देगा। रैम चाहिए होती है हमको वो प्रोसेस चलने के लिए, तो वो चीज़ चलाएगा। और हार्ड डिस्क अगर उसको रिक्वायर है तो वो हार्ड डिस्क की यूज़ करेगा। तो ये है आपका लिनक्स का आर्किटेक्चर। शेल को हार्डवेयर वाली लैंग्वेज आती है क्या? हार्डवेयर की लैंग्वेज किसको आती है? कर्नल को। सिर्फ कर्नल को। इसीलिए अगर आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना है, तो आप बोल सकते हो कि कर्नल प्लस शेल प्लस यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर, कुछ भी बोल सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कुछ ड्राइवर्स हो गए, कुछ लाइब्रेरीज हो गई, ये छोटी छोटी चीज हो गई, तो ये सब एक साथ आ जाता है। यूटिलिटी वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी, ड्राइवर्स। मेन आपका कर्नल ही है। और सबसे पॉपुलर कर्नल कौन सा है? लिनक्स। तो कोई बोलेगा इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? नो, लिनक्स इज ए कर्नल। ठीक है, लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये है उसके, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि लिनक्स कर्नल को यूज करके बने हुए हैं। ठीक है, तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपको कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो बोल देते हैं हम लोग लिनक्स आता है और ये आता है, बट लिनक्स तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। क्लियर है ये चीज? इसको मैं लिख के दे दूंगा, बस यही पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हाट इज कर्नल। तो हम लोग आते हैं पहले कि कर्नल क्या होता है। कर्नल का डेफिनेशन, so kernel is the heart of operating system. लिनक्स कर्नल क्या है, एक हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, which interacts with हार्डवेयर। ठीक है, क्या क्या करता है? इट परफॉर्म्स वेरियस एक्शंस। सबसे पहला काम हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, तो ये करता है हमारे लिए रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, क्रोम चलाओ आप, मोजिला चलाओ, वीएलसी चलाओ, चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? रैम और सीपीयू। ठीक है, तो इसको मैं अगर बोलूं, पहले देख लेते हैं क्या क्या ये और कर सकता है। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सीपीयू को, मतलब कोई भी आप चीज इनिशिएट करते हो तो वो सीपीयू पे जाती है, और वो किस फॉर्म में जाती है अभी देखते हैं, पहले लिखते चलते हैं। थर्ड आपका हो गया स्टोरेज मैनेजमेंट। इसको मैं लिखता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट।
उसके बाद से अगला है आपका फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, रैम हो गया, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट। उसके बाद से सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, काफ़ी कुछ है इसका। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, वेन एवर वी ओपन अ सॉफ्टवेयर और यूज अ सॉफ्टवेयर और वी रन अ कमांड इन टर्मिनल या शेल, इन बैकग्राउंड इट इनिशिएट्स अ प्रोसेस। एक प्रोसेस चल जाती है बैकग्राउंड में, इट इनिशिएट्स प्रोसेस रिक्वायर रैम एंड सीपीयू। यानी कि जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ये एक प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। आप टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो ये बताएगा कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, जैसे फायरफॉक्स चल रहा है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, 0.1%, रैम कितनी यूज कर रहा है, डिस्क कितनी यूज कर रहा है, नेटवर्क स्पीड कितना है, ग्राफिक्स कार्ड कितना यूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो 710 MB मेरी रैम ओपन यूज कर रहा है। आप जैसे इसको क्लोज करोगे थोड़ी देर से ये हट जाएगा, देखो हट गया ये चीज़। तो आप कोई भी बैकग्राउंड में कुछ भी ओपन कर रहे हो, पेंट, ये देखो वीडियो एडिटर अपना, नोटपैड, जो कुछ भी ओपन है सब चीज़ हमारी रैम और सीपीयू को यूटिलाइज करती है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में वो एक प्रोसेस चला रहा है और प्रोसेस को चाहिए रैम और सीपीयू। और अगर उसे हार्ड डिस्क की ज़रूरत है तो डिस्क भी, अगर उसको इंटरनेट की ज़रूरत है तो नेटवर्क स्पीड भी दिखाएगा, अगर उसे ग्राफिक्स की ज़रूरत है तो ग्राफिक्स भी। ठीक है, तो वेन एवर वी ओपन अ सॉफ्टवेयर और कोई भी एक कमांड चलाते हैं सेल में या टर्मिनल में, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे अभी जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो देखना यहाँ पर ये टास्क मैनेजर में देखो ये आ गई ना एक प्रोसेस, और सीपीयू देखो अभी कितनी यूज कर रहा है ये, फिर 48% ये अगला सीपीयू यूज कर रहा है, टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन 82% चला गया। ठीक है, जैसे इसको क्लोज करोगे ये हट जाएगा, देखो हट गया। तो इससे ये पता चलता है कि बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलती है और प्रोसेस को क्या चाहिए, प्रोसेस रिक्वायर रैम और सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, और उसको चलने के लिए रैम और सीपीयू चाहिए। तो हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हार्ड डिस्क की कभी भी हमारे पास शॉर्टेज नहीं होती, हार्ड डिस्क बहुत चीप है। जो चीज़ हमारे लिए एफिशिएंट है वो है रैम और सीपीयू। तो प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि जब भी कोई ओपन करेगा कुछ भी, चाहे वो कमांड्स के थ्रू करे चाहे वो यूटिलिटी के थ्रू ओपन करे, तो कर्नल का ही काम है उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट कराना कि ठीक है ये चलना चाहता है, इसको एक प्रोसेस बना दो। मेमोरी, उसको कितनी रैम चाहिए, ये चीज़ भी किसका काम है, कर्नल का। स्टोरेज का मैनेजमेंट भी यही संभालता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, जैसे कुछ भी हमने चेंजेस किए तो वो सब भी यही संभालता है। इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास ब्लूटूथ से कितने डिवाइसेस कनेक्ट है, प्रिंटर वगैरह, तो ये सारा काम आप देखोगे मेनली जो क्रीम काम है वो सब कर्नल ही संभाल रहा है। ठीक है, सेकंड पहला हो गया आपके पास कि लिनक्स आर्किटेक्चर में एक आपके पास, वैसे तो देखो कोई इंटरव्यू में पूछेगा बस आपको यही एक्सप्लेन करना है कि लिनक्स आर्किटेक्चर कंटेन्स कर्नल, सेल एंड यूटिलिटी और द यूजर्स। सो व्हेन एवर वी, और ये चीज़ जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसको, यही आपका लिनक्स का आर्किटेक्चर। कर्नल क्या है, तो इट इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मैनेजेस सेवरल एक्टिविटीज और इट परफॉर्म सेवरल एक्शंस। प्रोसेस इनिशिएट करना, उस प्रोसेस को रैम देना, उस प्रोसेस को हार्ड डिस्क देना, सीपीयू एलोकेशंस, फाइल मैनेजमेंट, हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सब भी वही मैनेज कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ और हमारे प्रिंटर्स वगैरह जो कुछ भी कनेक्ट हो रहे हैं वो सब
इसी की हेल्प से हो पा रहे हैं। सिक्योरिटी वगैरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सिक्योर है, पासवर्ड जैसे हम गलत डालते हैं तो बोलता है गलत है, तो ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है बैकएंड में? कर्नल। आपको बोलेगा ओएस क्या करता है, तो जो कर्नल कर रहा है वो ओएस के लिए तो कर रहा है। तो सेकंड कंपोनेंट है हमारा शेल, कि एक होता है उसमें सेल। सेल इज क्या है? सेल एक इंटरप्रेटर है। सेल इज अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पता है किसी को क्या होता है? ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर का ये बेनिफिट है, सेल इज ए इंटरप्रेटर। मतलब लाइक का ट्रांसलेटर होता है ना वो। हाँ, नो नीड टू कंपाइल द कोड। आप देखो कमांड भी लिख रहे हो किसी, आपने जैसे यहाँ पे लिखा mkdir, तो ये एक्चुअल में तो एक कोड ही, ये छोटा सा ही कोड है। और ये किस लैंग्वेज में है? तो ये बैश की लैंग्वेज में लिखा गया है। तो लैंग्वेज है बैश और कोड है आपकी एक लाइन का, और इस कोड को ना मुझे कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इंटरप्रेटर की यही खासियत है कि नो नीड टू कंपाइल द कोड, जस्ट राइट एंड एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली। एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर में पहले हमें कोड को कंपाइल करना पड़ता है। जैसे कि पाइथन के केस में, पाइथन के केस में क्या होगा? पहले आप 1.java बनाओगे, ठीक है? जब 1.java बन जाएगी, फिर आपको लिखना पड़ेगा जावा सी 1.java, यानी जावा के कोड को कंपाइल करो। जब ये कंपाइल हो जाएगा, देन आप अलग एक इंस्ट्रक्शन चलाओगे कि जावा फाइल नेम, तब वो उसको चलाएगा। तो आपने पहले क्या किया? कोड लिखा, कोड कंपाइल किया जावा सी कमांड से, और फिर जावा कमांड से चलाया। इंटरप्रेटर में क्या होता है? बस कोड लिखो, चला दो, कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन एक इंटरप्रेटर है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कंपाइल करने की। आप कोड लिखो, डायरेक्ट रन करो। वाइल जो हमारे C++, जावा, दे आर द कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। आपको कंपाइल करना। घर घर की कहानी सुनाई दे रही है बैकग्राउंड से। क्या? तो कल कर्नल हो गया, शेल हो गया। यूजर यूटिलिटी क्या हो गया आपके? भाई सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो, यूजर क्या करता है? यूजर ही वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट यूज करेगा, अपने आप तो ओपन होगा नहीं। और यूजर कमांड्स के थ्रू भी कोई चीज करवा सकता है, ठीक है? जैसे फोल्डर बनाना हो तो आपके ऊपर है, आप ऐसे बनाओ न्यू करके फोल्डर पे जाके, या फिर आप ये चीज चला के फोल्डर बनाओ। ये क्लियर हुआ लिनक्स आर्किटेक्चर? चलो कल से फिर सब लोग AWS का अकाउंट बना लेना, फिर कल से शुरू करते हैं इसको। AWS का अकाउंट बना लेना, तो कल जिसका आज बनाओगे तो वो 4 या 5 घंटे में बन जाएगा। फिर एक मशीन बनाकर हम लोग लिनक्स